हाँ जी। सो PCl5 का स्ट्रक्चर, PCl5 का स्ट्रक्चर क्लास में बनाया था। फास्फोरस sp3 डिहाइब्रिडाइज रहता है, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ClF3 का स्ट्रक्चर क्लास में बनाया था। दो लोन पेयर क्लोरीन के पास रहते हैं और फ्लोरीन यहाँ जाते हैं। क्लोरीन इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड, टी शेप स्ट्रक्चर। ये भी क्लास में बना के बताया था। SF4 का स्ट्रक्चर, सल्फर sp3 डिहाइब्रिडाइज होता है, ये भी क्लास में पढ़ाया था। सल्फर sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा, एक लोन पेयर रहेगा। बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेस पे जाता है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड सीसा ज्योमेट्री। I3 1 माइनस आयन का स्ट्रक्चर, ये भी क्लास में बताया था। आयोडीन sp3 डिहाइब्रिडाइज है, जिसमें तीन लोन पेयर आयोडीन के पास में है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक खाली ऑर्बिटल है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये एक आयोडीन से बॉन्ड करता है। फिर एक I माइनस आयन, या ये I नेगेटिव है तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहता है और इससे फिर एक आयोडीन बॉन्ड बना लेता है। तो आयोडीन इज sp3 डिहाइब्रिडाइज, लीनियर स्ट्रक्चर। ये सारे ही स्ट्रक्चर क्लास में मैंने बना के बताए थे। SF6 का स्ट्रक्चर, सल्फर sp3 डिहाइब्रिडाइज हो, D2 हाइब्रिडाइज है, जिसके कारण ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। तो एक्सरसाइज 1 के सारे ही मॉलिक्यूल जितने दिए हुए हैं, ये सारे ही क्लास में मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्यूशंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1। Why AlCl3 is largely covalent while AlF3 is largely ionic? एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन क्लोराइड आयन से जब कंबाइन होगा तो क्लोराइड आयन लार्जर एनायन है, तो एल्यूमिनियम इस लार्जर एनायन को ज्यादा पोलराइज कर देगा। जबकि एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन के साथ छोटा फ्लोराइड आयन जब लगेगा तो फ्लोराइड आयन स्मॉलर एनायन है। किसी एनायन की पोलराइजेबिलिटी उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ज्यादा बड़ा एनायन होगा तो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। क्लोराइड आयन पोलराइज हो गया, बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर आने लगेगा। जबकि ये पोलराइज नहीं होगा तो इस बॉन्ड में आयनिक नेचर ही रहेगा। दैट्स व्हाई AlCl3 is largely covalent but AlF3 is properly ionic in nature. The reason is Fajans rule. Question number 2. Arrange the following bonds in increasing order of their strength. CC bond, GE bond, SI bond. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 देखें तो ग्रुप 14 क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड काफी छोटा रहेगा, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड लंबा हो जाएगा, जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड ज्यादा लेंथी होगा। तो स्मॉलर बॉन्ड जो रहते हैं ये स्ट्रांग रहते हैं, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा एज कंपेयर टू जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely related to bond length. Question number 3.
Aryan Rajput, can we give the reason of question number 1 of exercise 2 on the basis of electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर रीजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि एक एनायन किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितना आसानी से पुल करता है। फ्लोराइड आयन जो है वो एल्यूमिनियम के आयन पुल थोड़ी ना कर रहा है, बल्कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड के आयन पुल कर रहा, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो ये छोटा आयन है तो ये ऐसा नहीं होने देगा। ज्यादा प्रॉपर रीजन है पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी और के इलेक्ट्रॉन पुल करना। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है एनायन की? अपने इलेक्ट्रॉन किसी को खींचने, पुल करने देना। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, Br2 is liquid and I2 is solid। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। द रीजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है। मॉलिक्यूल का जब साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। आयोडीन में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लार्जर सरफेस एरिया के कारण ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस काफी कम है, तो ये रूम टेम्परेचर पर ये दोनों गैसेस रहेंगे। यहाँ वैन डर वाल्स फोर्सेस थोड़े बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये लिक्विड स्टेट में आएगा, ये सॉलिड स्टेट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 exercise 2 question number 4, CO2 is a gas but SiO2 is a solid। CO2 रूम टेम्परेचर पर गैस है, जबकि SiO2 काफी हार्ड सॉलिड होता है। द रीजन इज इनकेपेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन टू फॉर्म स्टेबल पाई बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। पाई बॉन्ड हमने देखा था कैसे बनते हैं। जब दो एटम पास आते हैं तो इनके बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद दो एटम ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। तो यदि ये सिग्मा बॉन्ड छोटा होने लगे तो पाई ओवरलैपिंग ठीक से होती है। सपोज ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और यहाँ एक पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड। ये सिग्मा बॉन्ड पहले बन गया। अब ये बॉन्ड छोटा होगा तो ये दोनों पास आएंगे। मींस एक प्रॉपर पाई बॉन्ड बनने के लिए इन दोनों ऑर्बिटल को प्रॉपरली ओवरलैप करना पड़ेगा, तब जाके इनकी हल्की सी साइड ओवरलैप करेगी, जब बीच वाला बॉन्ड काफी छोटा बनेगा। अब मान लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड लेंदी होने लगता है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड लेंदी होने लगता है तो सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग खत्म होने लगेगी। मतलब इस सिग्मा बॉन्ड के लेंदी होने के कारण ये ओवरलैपिंग हटने लगती है, जैसे कि यहां दिख रहा है। मतलब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर हमारे पास में दो छोटे एटम है जिनकी बॉन्ड लेंथ ये सिग्मा बॉन्ड की ये छोटी है, तो इनके बीच में प्रॉपर पाई बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर दो बड़े एटम है या एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है, तो इनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी सिग्मा बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होने के कारण। कार्बन छोटा एटम है, ऑक्सीजन छोटा एटम है, कार्बन छोटा एटम है, ऑक्सीजन छोटा एटम है, तो कार्बन ऑक्सीजन की सिग्मा बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, इनके बीच में प्रॉपर पाई बॉन्ड बन सकता है। ये छोटा सिग्मा बॉन्ड प्रॉपर पाई बॉन्ड बन गया, छोटा सिग्मा बॉन्ड प्रॉपर पाई बॉन्ड बन गया। तो CO2 मॉलिक्यूल कैन हैव दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। CO2 मॉलिक्यूल के पास में दोनों पाई बॉन्ड स्टेबल बन सकते हैं, तो CO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन सिलिकॉन एटम
का साइज बड़ा है, सिलिकॉन एटम का साइज बड़ा है, तो सिलिकॉन एटम से जब एक ऑक्सीजन एटम आके जुड़ता है तो ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्गर रहता है, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। मीन्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऐसा होगा। ये सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा बट ये लेंथियर सिग्मा होगा तो ये पाई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। जबकि सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो 4 है, उसको अपनी 4 वैलेंसी पूरी करना है, तो सिलिकॉन क्या करेगा, केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 4 ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ये एक और सिलिकॉन से जुड़ेगा, वो सिलिकॉन की 4 वैलेंसी है। इस प्रकार से सिलिकॉन ऑक्सीजन जुड़ते जाएंगे और बजाय एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाने के, एक पूरा ह्यूज लैटिस बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक सिलिकॉन, यह ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन में शेयर है, तो इस सिलिकॉन के लिए हाफ ऑक्सीजन, इसके लिए हाफ, ये इसके लिए हाफ और ये भी हाफ, 2। तो ये इंपीरिकल फार्मूला है। तो SiO2 एक जाइंट लैटिस फॉर्म करता है जिसका इंपीरिकल फार्मूला SiO2 होता है, जबकि CO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। बिकॉज ऑफ स्टेबल पाई बॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनने के कारण इनके बीच में वैन फोर्स रहता है, तो CO2 गैसियस स्टेट में रहता है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैन नॉट एग्जिस्ट एज discrete molecule, it will form a giant lattice, so it will exist in the solid state. So the incapability of silicon atom to form stable pi bonds with oxygen does not let it to form the discrete molecule, ये giant structure बनाता है, इसलिए CO2 गैस है जबकि SiO2 सॉलिड है। मतलब इस बात से हमको एक चीज पता लगती है कि पाई बॉन्डिंग ऐसे एटम्स में होती है, पाई बॉन्डिंग छोटे एटम्स में बीच में होती है, पाई बॉन्डिंग छोटे एटम, दोनों एटम छोटे हैं उनके बीच में प्रॉपर पाई बॉन्डिंग होती है। तो आप देखो कि पाई बॉन्डिंग आपको कहाँ मिलती है, मैक्सिमम केस में पाई बॉन्डिंग आपको मिलती है जब उसमें इन्वॉल्व दोनों एटम छोटे हो या एक एटम बड़ा हो पर दूसरा एटम छोटा हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। बट दो बड़े बड़े एटम यदि हुए तो उनमें पाई बॉन्डिंग स्टेबल नहीं हो पाती है। तो why CO2 is gas at room temperature? Because it forms discrete molecule. Why SiO2 is solid? Because it cannot form discrete molecule, it forms a covalent lattice. Same यही कारण रहता है why nitrogen is a gas at room temperature while P4 is a tetraatomic solid. नाइट्रोजन एटम छोटा होता है, उसका सिग्मा बॉन्ड छोटा होगा तो स्टेबल पाई बॉन्ड बन जाएगा। फास्फोरस एटम बड़ा होता है, उसका सिग्मा बॉन्ड लेंथियर होगा, ये स्टेबल पाई बॉन्ड नहीं बनने देगा। तो नाइट्रोजन N2 होता है वैसा P2 नहीं होता है, बिकॉज उसके पाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहेंगे। फास्फोरस इस कारण से फिर अपना केवल सिग्मा बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर लाता है लाइक दिस, तो ये टेट्राटॉमिक सॉलिड होता है क्योंकि तब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सेम द रीजन इज ऑक्सीजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर while sulfur is an octatomic solid. ऑक्सीजन का छोटा एटम होता है, सिग्मा बॉन्ड छोटा रहता है, पाई बॉन्ड स्टेबल बन सकता है। सल्फर बड़ा साइज का रहता है, दूसरा सल्फर सिग्मा बॉन्ड बहुत लेंदी बनेगा, पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं बनने देगा। तो सल्फर केवल सिग्मा बॉन्ड बनाकर ऑक्टाएटॉमिक स्टेट में क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
तो कौन से एलिमेंट तक ये स्टेबल पाई बॉन्ड बनता है? ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि कौन से एलिमेंट तक स्टेबल पाई बॉन्ड बनता है। जनरली स्टेबल पाई बॉन्ड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स बनाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन नहीं बनाता बिकॉज फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। किस? सर S8 का स्ट्रक्चर दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। किसका? सर S8, सर जो अभी आपने बताया था क्राउन शेप वाला। सल्फर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक सल्फर, बट हर सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, तो बचा एक V। तो हर सल्फर पे एक V बन रहा है और 2 लोन पेयर है उसके पास, लाइक दिस। तो ये सारे सल्फर ऐसे वाले हैं, यदि मैं इनके लोन पेयर को ना देखूं तो ये V बन रहा है एक सल्फर के पास बॉन्ड बनाने को, फिर इससे एक सल्फर ऐसा लगेगा, फिर इससे एक सल्फर ऐसा लगेगा, ऐसे सर्कुलर वे में क्राउन बन जाएगा एक 8 सल्फर एटम का। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 5। अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड इजीली बट PH3 इज नॉट। अमोनिया गैस है, यह आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। फॉस्फीन गैस है बट इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। द रीजन इज सिंपल, ammonia has hydrogen atom attached to nitrogen. This hydrogen atom will be capable of hydrogen bonding. ऐसा हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से अटैच रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैपेबल हाइड्रोजन होता है। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो अमोनिया को लिक्विफाई करना इजी है। बट फॉस्फीन में हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच है, जब फॉस्फीन के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो भी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे, तो इट विल बी इजियर टू लिक्विफाई अमोनिया गैस देन फॉस्फीन। क्वेश्चन नंबर 6, what is the increasing order of ionic character in HF, HCl, HBr, HI? HF, HCl, HBr, HI में आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एनायन है इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो H+ आयन के पास में फ्लोराइड आयन रहेगा, ये आसानी से पोलराइज हो जाएगा और इसलिए ये कोवलेंट नेचर रखेगा, जबकि H+ आयन इस फ्लोराइड आयन को पोलराइज नहीं कर पाएगा, छोटा आयन है वो, इसलिए आयनिक कैरेक्टर HF में ज्यादा रहेगा, HCl, HBr एंड देन HI। तो ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल आयनिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन। फजान्स रूल को यूज करके आयनिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। देवांश त्रिपाठी आप पूछ रहे हैं वाई PH3 इज नॉन पोलर। PH3 नॉन पोलर कहाँ होता है? PH3 में डायपोल मोमेंट होगा, हाइड्रोजन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका नेट डायपोल इधर जाएगा, बट इसका डायपोल मोमेंट काफी कम रहेगा। PH3 नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
what is the increasing order of ionic character in H2O, H2S, H2AC? H2O, H2S, H2AC में आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर रहेगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। H2AC ये और कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो H2O इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2AC में आयनिक कैरेक्टर इस ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन NCl3 एंड PCl3? NCl3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जबकि PCl3 में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा, तो इसलिए NCl3 का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा PCl3 से। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर देखना है। अगर आयनिक कैरेक्टर फास्फोरस की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्वेश्चन नंबर 8 में NCl3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है मगर लगभग इक्वल होती है। फास्फोरस और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ये वैल्यू अगर देखें तो ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो PCl3 विल हैव मोर आयनिक कैरेक्टर देन NCl3। Question number 9, NF3 is less stable than NCl3. NF3 is less stable than NCl3. NF3 और NCl3 यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, तो ये बॉन्ड छोटा है और ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड वीक कर देंगे। जबकि यहाँ भी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन तो होगा, बट ये बॉन्ड लेंथियर है, तो ये रिपल्शन उतना नहीं होगा, तो दिस रिपल्शन विल मेक दिस बॉन्ड वीकर इन NF3, तो NF3 लेस स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाई PCl5 इज अनस्टेबल? हम देखते हैं कि PCl3 तो फॉर्म होता है लेकिन PCl5 फॉर्म नहीं होता है। यदि बनता भी है, PCl5 बनता है, बट PCl5 आसानी से PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। PCl5 का स्ट्रक्चर में 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड जो रहते हैं ज्यादा लेंथियर होते हैं, हेंस वीकर होते हैं, तो जब इसको हीट करेंगे तो ये वीकर बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे, जबकि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहते हैं। तो इसलिए PCl5 के एक्सियल बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथियर होते हैं, हेंस वीकर होते हैं।
Question number 11. Whether this reaction is possible or not. Titanium 1 plus ion plus aluminium 3 plus ion will give aluminium 1 plus ion plus थेलियम 3 plus ion. ये थेलियम है. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 अगर देखें तो वो बोरॉन ग्रुप है. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. ग्रुप 13 इस पूरे ग्रुप की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है. ये सारे लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने कंपाउंड फॉर्म करेंगे. लेकिन पी ब्लॉक में अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 2 वैल्यू कम होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. मतलब बाकी पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. बाकी पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बट थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. 2 वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है in the last element of p block element. This is called inert pair effect. तो थेलियम की ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. एल्यूमिनियम की ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. यहां हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम +3 से +1 में जा रहा है. ये ज्यादा स्टेबल स्टेट थी, जबकि ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है. और थेलियम भी अपनी मोर स्टेबल स्टेट से अपनी लेस स्टेबल स्टेट में जा रहा है. तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, बल्कि इसकी रिवर्स रिएक्शन काफी फिजिबल होती. क्वेश्चन नंबर 12. Silver nitrate gives white precipitate with AgCl but not with CCl4. आपके पास NaCl का एक सॉल्यूशन है, आपने इसमें AgNO3 डाला, इमीडिएटली AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है. बट आपके पास CCl4 का एक सॉल्यूशन है, इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला, कुछ नहीं होगा. द रीजन इज NaCl इज आयनिक कंपाउंड. इन NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये Na+ और Cl- आयन फ्री आयंस रखेगा. और जैसे ही आप सिल्वर आयंस डालेंगे, सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस कंबाइन होकर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देंगे. बट CCl4 कोवैलेंट कंपाउंड है, ये अपने सॉल्यूशन में फ्री क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो इवन अगर आप सिल्वर आयंस डालेंगे भी तो उन सिल्वर आयंस को क्लोराइड आयंस नहीं मिलने के कारण वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर था NaCl इज आयनिक बट CCl4 इज कोवैलेंट. क्वेश्चन नंबर 13. Using VSEPR theory, identify the type of hybridization and draw the structure of OF2. OF2 का स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 होता है. ऑक्सीजन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं. यही इसकी ग्राउंड स्टेट है, यही इसकी एक्साइटेड स्टेट भी हो जाएगी. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फ्लोरीन के पास 14, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 -3 टाइम्स ऑफ सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बाकी एटम्स का नंबर, तो 10 - 6 4.
ऑक्सीजन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब आएंगे? बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और 3p ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के पास 4 ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें से एक में लोन पेयर रहेगा, एक और में लोन पेयर रहेगा। ये एक फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये एक फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ज्योमेट्री इज वी शेप। OF2 की ज्योमेट्री वी शेप रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, what should be the structure of the following as per VSEPR theory? XeF2, XeF2 का स्ट्रक्चर ये रहेगा, लीनियर। जैसे भी OF2 को बनाया था वैसे ही ये भी बनाते। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जीनॉन में होता, पर 3 लोन पेयर होते, वो इक्वेटोरियल प्लेस पे रहेंगे। XeF4 जीनॉन sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर आएंगे, तो वो 2 लोन पेयर यहां रहेंगे, तो 4 फ्लोरीन यहां रहने के कारण स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। PBr5 फास्फोरस sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। OF2, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में OF2 की ज्योमेट्री बनाई थी हमने। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, वी शेप ज्योमेट्री। I3 1 माइनस आयन, I3 1 माइनस आयन की ज्योमेट्री एक I नेगेटिव आयन होगा, जो कि sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा। इसके पास 3 लोन पेयर होंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों से आकर एक एक आयोडीन बॉन्ड बना लेगा। ज्योमेट्री इज लीनियर। I3 1 प्लस आयन की ज्योमेट्री, I3 1 प्लस आयन आयोडीन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बजाय डायरेक्ट आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिख ले। अब अगर ये आयोडीन 1 प्लस है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हमें हटा देना चाहिए, तो ये आयोडीन 1 प्लस हो जाएगा। चाहो तो आप ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो आयोडीन 1 प्लस आयन बन जाएगा। बट अगर हम I3 1 प्लस में एक आयोडीन को प्लस ले रहे हैं, तो 2 नॉर्मल आयोडीन इससे आकर जुड़ेंगे। 2 नॉर्मल आयोडीन से जुड़ने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो बिना फॉर्मूले के भी हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, इनको भी हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। मींस आयोडीन 1 प्लस आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो आयोडीन 1 प्लस आयन के आसपास टेट्राहेड्रा में 4 ऑर्बिटल आएंगे, एक में ये लोन पेयर रहेगा, एक में ये लोन पेयर रहेगा, एक में एक आयोडीन बॉन्ड बनाएगा, एक में एक और आयोडीन बॉन्ड बनाएगा। ज्योमेट्री इज वी शेप फॉर I3 1 प्लस आयन।
क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो एनर्जी लेवल डायग्राम H2 का बनाए तो एक हाइड्रोजन एटम 1s1 1s1, ये दोनों कंबाइन होकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे सिग्मा 1s, एक और बनेगा सिग्मा स्टार 1s, तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, वो यहाँ रहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे H2 के लिए, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। H2 1+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये H2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, H2 1+ बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ 1 - 0 0.5, तो H2 1+ का बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। डायटोमिक हीलियम, ये एक हीलियम एटम है 1s2, ये एक और हीलियम एटम है 1s2। डायटोमिक हीलियम अगर बनेगा तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4, बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 0 हो जाएगा। तो डायटोमिक हीलियम नहीं बनेगा बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। यदि डायटोमिक हीलियम बनेगा तो नेक्स्ट डायटोमिक लिथियम, अगर ये एक लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन है लिख रहा हूं, तो लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1, फिर 1s2 2s1, और ये 2s और 2s मिलकर बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो डायटोमिक हीलियम बनेगा, डायटोमिक लिथियम बनेगा। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, 4 - 2/2 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। डायटोमिक बेरिलियम, अगर ये बेरिलियम होता तो 1s2 2s2, ये भी बेरिलियम है 1s2 2s2, तो डायटोमिक बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते ये कंडीशन में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता। एंड B2 बोरॉन, बोरॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? 1s2 2s2 2p1, एक और बोरॉन 1s2 2s2 2p1। अब अगर डायटोमिक बोरॉन बनेगा तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, जो कि 14 से कम है, तो हम यहाँ 2p की जो मिक्सिंग करेंगे उसमें नाइट्रोजन वाला रूल लगाएंगे, पाई 2px पाई 2py नीचे रहेंगे, सिग्मा 2pz ऊपर रहेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये कंडीशन रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन 2 4 5
और 5 इधर 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। और B2 विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 16, identify the molecules, atoms or ions from the following molecular orbital energy level formulations. The species should be selected from B2, C2, O2 2 plus, O2, F2, N2. A, आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x1 पाई 2p y1। ये के जो है ये उन दोनों एटम्स के के शेल मतलब 1s के मर्जिंग को बताता है, मतलब सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s को बताता है, तो वो है यहाँ पर। अब सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2p x1 पाई 2p y1, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि ये बोरॉन का था, तो B2 का मैचिंग होगी ए से। ए जो है वो B2 का कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्रकार से जो बी दिया है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2। अगर हम देखें कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता तो ऐसा तब होता जब ये नाइट्रोजन रूल ही चल रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो ये C2 का होगा, तो B जो है वो C2 का है। अभी 12 इलेक्ट्रॉन तक हुए हैं C वाला। फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन दिया है क्वेश्चन में के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई 2p y2। ये कंडीशन अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन रूल लगा हुआ है, क्योंकि सिग्मा 2p z नीचे है तो ऑक्सीजन रूल लगा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन हो नहीं सकता। ये ऑक्सीजन हो सकता था लेकिन तब पाई स्टार 2p x 1 1 होना चाहिए था, पर वो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो ये O2 2 प्लस आयन का है। फिर इसका अगला वाला D जो है वो यही लिखा हुआ है पूरा, जिसमें ये 1 1 है, मतलब वो O2 है, तो D जो है वो O2 का कॉन्फ़िगरेशन है। फिर इन दोनों को भी फिल कर दिया तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, और लास्ट में ये दिया हुआ है के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z2। ये नाइट्रोजन रूल लगा हुआ है यहाँ, और टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो ये नाइट्रोजन का है। क्वेश्चन नंबर 17, why does helium 2 exist but He2 does not? Reason is simple. डायटोमिक हीलियम एग्जिस्ट नहीं करेगा
क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा अगर ये बनेगा तो। डायटोमिक हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर यदि निकालेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर हीलियम डायटोमिक हीलियम 1+ की बात करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो 0.5 आएगा। तो चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा, डायटोमिक हीलियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 of the species O2 1+, O2 1-, O2 and O2 2-, which would have maximum bond strength। अगर हम O2 1+, पहले O2 को बना लें, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, O2 1+ का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, फिर O2 1- का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 और O2 2- का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का घटता हुआ ऑर्डर है, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का घटता हुआ ऑर्डर होगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। Bond order is directly proportional to bond strength. Question number 19. Based upon molecular orbital theory, state the reason for the paramagnetic character of Cn, diamagnetic character of Cn negative, the stability of Cn negative, and calculate their respective bond order. Cn और Cn negative में से ये पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि ये डायमैग्नेटिक होगा। अब हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है दो ऐसे, एक ऐसे मॉलिक्यूल का या आयन का जिसमें दोनों एटम अलग अलग है। तो हम एक तरफ कार्बन के ऑर्बिटल बनाते हैं 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन है। इस तरफ नाइट्रोजन के ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब ये ऑर्बिटल सेम लेवल पर नहीं बनेंगे बिकॉज इनमें एनर्जी का डिफरेंस हो सकता था। इसके पहले हम ऑर्बिटल सेम लेवल पे बनाते थे, जो यहाँ बनता था वो यहाँ बनाते थे, लेकिन अब ये नाइट्रोजन के थोड़ा नीचे हो जाएंगे। अब जब ये कंबाइन होंगे तो नाइट्रोजन के पास कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये, नाइट्रोजन का 1s और कार्बन का 1s मिलकर बनाएंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसका 2s और 2s मिलकर बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास में 6, इसके पास में 7, 13। तो नाइट्रोजन रूल लगाएंगे, π2px π2py, नीचे बनेंगे सिग्मा 2pz, ऊपर बनेगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। अब नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन 7 है, इसके पास में 6 है, 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ये हमने किसका बनाया, Cn का। तो Cn is paramagnetic because it will contain one unpaired electron. In sigma 2p z, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो आएगा हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 9 माइनस 2 4 2.5। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cn 1 माइनस n बन जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर देगा, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 10 माइनस 4/2 3 आएगा, और साइनाइड आयन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो साइनाइड आयन विल बी मोर स्टेबल देन Cn अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Exercise 2, question number 20. Write the electronic structure of CO and NO based on molecular orbital diagram. CO का molecular orbital diagram, एक तरफ कार्बन के ऑर्बिटल, एक तरफ ऑक्सीजन के ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन है 8, कार्बन के पास में है 6, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये CO का है। ऐसे ही NO का बनाएंगे तो एक तरफ नाइट्रोजन के ऑर्बिटल रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो यहां चला जाएगा, तो ये डायग्राम बन जाएगा NO का। क्वेश्चन नंबर 21, कंपेयर OO बॉन्ड एनर्जी among O2, H2O2 and ozone with reason. O2, H2O2 and ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, H2O2 में या ऑक्सीजन ये बॉन्ड प्योर सिंगल रहता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 रहता है। O2 में ये बॉन्ड प्योर डबल रहता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 रहता है। ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो रहता है ये बॉन्ड सिंगल भी है बट यहाँ डबल भी है, मतलब ये डबल और सिंगल के बीच का है। डबल होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता, सिंगल होता तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता, मगर ये सिंगल और डबल के बीच का कोई बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 का सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ O2 की ज्यादा रहेगी, देन ओजोन की रहेगी, देन H2O2 की रहेगी।
अगर एक बॉन्ड प्योरली सिंगल रहता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अगर एक बॉन्ड प्योरली डबल होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 रहता है। अगर एक बॉन्ड डबल सिंगल के बीच का रहता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच में कुछ आता है। क्वेश्चन नंबर 22, state whether each statement is true or false. If false, write the correct statement. Statement 1, the polarizing power of cation is directly proportional to its charge. True statement है। एक केटायन की पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फजान्स रूल। सेकंड, the polarizing power of cation is directly proportional to its size. स्टेटमेंट फॉल्स है। एक केटायन की पोलराइजिंग पावर उसके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। छोटा केटायन एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा, बड़ा केटायन एनायन को उतना पोलराइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है, ये ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। थर्ड, the polarizability of the anion is directly proportional to its charge. ट्रू स्टेटमेंट है। एक एनायन की पोलराइजेबिलिटी उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला एनायन इजीली पोलराइज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा लूज रहेगा, ये आसानी से पोलराइज नहीं होगा। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, ये भी ट्रू है। छोटा एनायन आसानी से पोलराइज नहीं होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रॉपर होल्ड करेगा। बड़ा एनायन आसानी से पोलराइज हो जाएगा। फिफ्थ, फॉर अ गिवन एनायन greater the polarizing power of the cation, more the ionic character. false। एक कॉमन एनायन के लिए जिस केटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पुल करता है और बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा लाता है। यहां लिखा हुआ है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आता। फिर सिक्स्थ, फॉर द गिवन केटायन greater the polarizability of the anion, more is the covalent character। ये बात ठीक है। for the given cation, एक कॉमन केटायन के लिए एनायन की पोलराइजेबिलिटी जहां ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बीच में आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है सिक्स्थ वाला। सेवेंथ, an element with low ionization potential is most likely to form a covalent bond with an other element having high electron affinity। false statement है। एक एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और हेंस ये कैटायन और ये एनायन बना देगा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट लाइकली टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत सा। एट्थ स्टेटमेंट, आयनिक इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। फॉल्स स्टेटमेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। टू नॉन मेटल एटम्स आर लाइकली टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ऑन कॉम्बिनेशन। दो नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बट दोनों एटम नॉन मेटल हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देना चाहेगा, तो फिर ये शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो स्टेटमेंट
ट्रू है। आयनिक इंटरेक्शंस आर डायरेक्शनल, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक सोडियम कैटायन को क्लोराइड एनायन इधर से अट्रैक्ट करेगा चाहे इधर से करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो 10th स्टेटमेंट फॉल्स है। आयनिक इंटरेक्शंस नॉन डायरेक्शनल होते हैं। Next one is state whether each statement true or false. If false, rectify. Question number 23. All diatomic molecules are non-polar. Wrong statement है। HCl एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है मगर पोलर है। डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर होमोन्यूक्लियर होगा तो नॉन पोलर होगा, हेट्रोन्यूक्लियर होगा तो पोलर होगा। All molecules having polar bonds are polar. फॉल्स स्टेटमेंट है। सारे मॉलिक्यूल जिनमें पोलर बॉन्ड होते हैं पोलर होंगे। BeCl2 में ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, बट इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। एज अ होल ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। थर्ड स्टेटमेंट, the lone pair of electrons do not contribute to the net dipole of the molecule. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे अमोनिया में, तो इसलिए थर्ड भी फॉल्स स्टेटमेंट था। The CH2Cl2 molecule may be polar or non-polar depending upon its geometry. CH2Cl2 molecule पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ज्योमेट्री। फॉल्स स्टेटमेंट है। टेट्राहेड्रम में आप 2 Cl को कहीं भी रखो, इसका डायपोल नेट इधर जाएगा, ये सारे डायपोल कैंसल आउट नहीं होंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट, द नेट डायपोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स बॉन्ड डायपोल। वाटर का नेट डायपोल उसके बॉन्ड डायपोल्स का रिजल्टेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है। SO2 is polar while CO2 is non-polar. ट्रू स्टेटमेंट है। SO2 मॉलिक्यूल पोलर है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर V शेप का है, तो इन दोनों डायपोल का रिजल्टेंट कैंसल नहीं हो रहा है। CO2 मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। NH3 is less polar than NF3. फॉल्स स्टेटमेंट है। NH3 में ये डायपोल इस वाले बॉन्ड डायपोल से ऐड होता जाके तो रिजल्टेंट डायपोल बढ़ जाता है। NF3 में ये डायपोल का रिजल्टेंट इस वाले से कैंसल आउट होता है तो रिजल्टेंट डायपोल कम हो जाता है, तो 7th स्टेटमेंट फॉल्स था। Eighth, if all bonds in a molecule are polar, the molecule as a whole must be polar. अगर एक मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड पोलर हैं तो वो मॉलिक्यूल पक्के से पोलर होगा। फॉल्स स्टेटमेंट है। BF3 में ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, बट ये रिजल्टेंट 0 रख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, fill in the blanks.
का फर्स्ट pi bonds are formed by the lateral overlap of p orbital with another p or d orbital. pi bonds बनते हैं दो p ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैप से या एक p ऑर्बिटल के एक d ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैप से. तो वहां हम फिल इन द ब्लैंक में लिख सकते हैं p और d ऑर्बिटल. Free rotation is possible if the two atoms are bonded together only by a sigma bond, या उसको लिख सकते हैं हम only by a single bond. एक कार्बन एटम है, वो इस कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है. तो इस कार्बन एटम के कंपैरिजन में ये कार्बन एटम एक कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन एटम रोटेट कर सकता है. सपोज ये रुका हुआ है और ये कार्बन रोटेट कर रहा है, तो ये कर सकता है. लेकिन अगर ये कार्बन एटम पाई बॉन्ड से जुड़े होते तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है मगर इनके बीच में पाई बॉन्ड भी बना हुआ है. तो अगर एक कार्बन रोटेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटने लग जाएगा. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन तभी हो सकता है जब बॉन्ड सिंगल हो. डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होगा. Third, the maximum number of sigma bonds that can be found between the two atoms. मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच में केवल एक बन सकता है, क्योंकि दूसरा बॉन्ड यदि बनेगा तो वो पक्के से पाई होगा. तीसरा बॉन्ड यदि बनेगा तो भी वो पक्के से पाई होगा. सिग्मा केवल एक ही बनता है. द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बीएससी पीआर थ्योरी में पढ़ा था. लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर रहता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से. इसी का आगे एक्सटेंशन है द लोन पेयर. फिफ्थ, द लोन पेयर इज लेस पोलराइजेबल एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड पेयर. पहले में आएगा मोर पोलराइजेबल, विच इन टर्न इज लेस पोलराइजेबल. अगर एक मॉलिक्यूल है उसके पास में सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो ये एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड ज्यादा आसानी से पोलराइज हो जाएगा. लेकिन एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा इजीली पोलराइजेबल रहता है पाई बॉन्ड, क्योंकि वो वीक रहता है. फिर होता है लोन पेयर और फिर होता है सिग्मा, सबसे कम पोलराइजेबल. तो लोन पेयर इज more polarizable as compared to sigma bond, which in turn is less polarizable as compared to pi bond. In nitrobenzene, the total number of bonded electron pairs, नाइट्रोबेंजीन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? ये मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है. अब अगर हम इसमें बॉन्ड पेयर गिने तो एक पेयर ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बॉन्ड पेयर है. 18 बॉन्ड्स हैं इसमें, तो आंसर विल बी 18. क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 2 का.
Arrange the following species in decreasing order of bond angle. NO2 positive, NO2 and NO2 negative. NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये रहता है, NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये रहता है, NO2 का स्ट्रक्चर ये रहता है, NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहता है। तो यहां तो 180 डिग्री एंगल है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NO2 पॉजिटिव में है। उसके बाद में ये लोन पेयर ये पूरा 120 डिग्री एंगल है। तो ये एंगल परफेक्ट 180 होगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो NO2 एंड देन NO2 नेगेटिव। Question number 27. In the hydrides of group 6 element, the central atom involve sp3 hybridization, but the bond angle decreases H2O, H2S, H2Se, H2Te. How would you account for this? ग्रुप 16 जो है ये ऑक्सीजन का ग्रुप है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनते हैं, तो ये वी शेप ज्योमेट्री रखेंगे। अब डाउन द ग्रुप जो सेंट्रल एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है वो मिडिल प्लेस से ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। सल्फर का बॉन्ड पेयर थोड़ा सा अवे रहेगा सल्फर से, सेलेनियम में तो ये बॉन्ड पेयर और ज्यादा अवे चले जाएगा, तो सेंटर से बॉन्ड पेयर दूर जा रहे हैं। अगर यहाँ डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आने पर सेंटर से बॉन्ड पेयर दूर जा रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर के बीच की गैप बढ़ रही है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, वो और पास आ सकते हैं, तो ये एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर दूर है, ये और पास आ सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर तो उनको कंप्रेस कर ही रहे हैं, ये थोड़े से ज्यादा पास है, तो ये एंगल ज्यादा रहेगा। ये बहुत ही पास है, ये एंगल सबसे ज्यादा रहेगा, तो डाउन द ग्रुप एंगल कम होता जाएगा बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स। So these are the solutions of exercise chemical bonding. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन देखेंगे और सब्जेक्टिव्स के भी देख लेंगे। डाउट क्लास में भी यही करेंगे, पैकेज सॉल्व करेंगे पूरा।